अस्सलाम वालेकुम। आपके स्कूल टीचर्स, आपके कॉलेज टीचर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स, आपके मामू, चाचू, खाला, दादा, फुफ्फो, कज़न, जो कोई भी आपके अराउंड है वो आपको इस बात से डरा रहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मत अप्लाई करो, वहाँ चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बच्चों को फेल कर दिया जाता है और बच्चों के मार्क्स पहले से कम होते हैं, हमने कभी किसी के मार्क्स बढ़ते भी नहीं देखे वगैरह वगैरह। ये सच है कि बच्चों के मार्क्स पहले से कम आते हैं और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ चेकिंग कैसी होती है। रीज़न ये होती है बच्चे कि आप लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कोशिश के साथ एक किताब तैयार की होती है और आप उसका एग्ज़ाम देते हो, आपको कुछ मार्क्स आ जाते हैं, मान लें 60 में से आपके 50 आ जाते हैं। जब आप सेम तैयारी के साथ, सेम पैटर्न पर, सेम स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करके दोबारा एग्ज़ाम दोगे तो दोबारा 50 आ जाएंगे, या तो 51 हो जाएंगे या 49 हो जाएंगे, एक नंबर कम, एक नंबर ज़्यादा या उतने ही रहेंगे। तो अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, आपको पूरी प्लानिंग चेंज करनी होगी, टारगेटेड क्वेश्चंस आपको चेंज करने होंगे। पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इस पर आपको डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। मतलब कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं चैनल पे आगे शेयर भी करूँगा, वो वाली आपको अपनानी पड़ेंगी, फिर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ये रीज़न है मार्क्स कम होने की। चेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं। चेकिंग कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। चेकिंग ऐसी होती है कि देखें, जब चेकिंग होनी है तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है या गुजरांवाला बोर्ड है, मुल्तान, कोई भी बोर्ड है। ना देखेंगे कि लड़का है या लड़की है, ना देखेंगे राइटिंग अच्छी है या बुरी है, ना देखेंगे कि आप सेकंड एनुअल दे रहे हैं, फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं, कोई भी ऐसा डिफरेंस वहाँ पे नहीं देखा जाता। जो चीज़ देखी जाती है वो क्या होती है कि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने एक ऐसे अटैम्प्ट किया है, एक मजमून लिखा है, बोर्ड ने खुद कहा है कि आप हेडिंग्स दे के मजमून मत लिखें, हर हेडिंग का अलग पैराग्राफ लिखें और उसकी हेडिंग ना बनाएं। अगर आप बोर्ड के असूल को फॉलो नहीं करें तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो ये होती है प्रेजेंटेशन। दूसरा ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप तशरीह कर रहे हैं, जितनी लेंथ बोर्ड को रिक्वायर्ड है उतनी आपने की है कि नहीं की है। अगर आपने फिजिक्स का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो क्या आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, वो स्केलर है, वेक्टर है, सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप लोग मैथ का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जो आपने जिन जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो जो जो स्टेप्स हैं उनके सामने उनके फार्मूलाज को मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर आपने डेफिनेशन लिखी है तो उसके नीचे एग्जांपल दी है कि नहीं दी है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो चेकिंग बहुत लीनियर होती है। देखें, अगर एक बच्चा है जिसके मार्क्स बनते हैं 4.5 बनते हैं 5 में से 4.5, तो बोर्ड पूरी कोशिश करता है उसको 5 में से 5 दे दे। बोर्ड के जो चेकर्स हैं वो मार्क्स बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, मार्क्स कम करने पर ध्यान नहीं देते। जब एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन का मुँह सारी कोई नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में आंसर ही नहीं कर रहा है, उसे डेफिनेशन पूछी गई है वो उसकी टाइप्स बता रहा है, तो उनका मजबूरी है कि उस पर क्रॉस लगा के आपको नंबर काटें। फिर आप बोलोगे सेकंड एनुअल में मेरे मार्क्स कट गए, मेरे नंबर नहीं आए। तो बच्चे, चेकिंग बिल्कुल सख्त नहीं है। जो एनुअल में हुई है फर्स्ट एनुअल में वही सेकंड एनुअल में होगी, बिल्कुल सेम चेकिंग होगी। इस मरतबा आपको क्या तैयार करना है मैं आपको कुछ क्विकली पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल वीडियोस बाद में शेयर करूँगा सब्जेक्ट वाइज। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताया। सबसे पहले ये कि आप पेपर स्कीम को देखें और पेपर स्कीम के मुताबिक प्लान करें कि मुझे इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लेते हैं कि बिजली का क्या नुकसान होता है अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह हो जाएं या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस पर फिजिक्स पे क्वेश्चन है। आप वो अटैम्प्ट करते हैं, आप उसके कुछ 10 पॉइंट लिख लेते हैं, लेकिन चेकर कहता है कि फ़लाँ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने वो नहीं लिखा, तो मैं उसका 1 मार्क काटूंगा। उसके बरक्स एक बच्चा है जिसको ओम लॉ या कोई और क्वेश्चन आ जाता है जिसकी वो प्रॉपर डेरिवेशन लिखता है, उसकी डेरिवेशन देख के उसको मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, डायग्राम है, उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसने पूरी की, उसको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये चक्कर ही कोई नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स काटे जाएंगे। तो पहले तो ये कि आपको क्वेश्चंस को टारगेट करना है, चैप्टर्स को टारगेट करना है। दूसरा ये कि आपको अपने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस मरतबा वो ज़्यादा मिक्स किए जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया 30% SLOs का है। तो आपको MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी काफ़ी ट्रिकी हो सकती हैं, इसलिए अपने टीचर से कंसल्ट करें और उसे पूछें कि जो सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन मैं याद कर रहा हूँ, सपोज आप सिंपल हार्मोनिक मोशन याद कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो जो ये वाला क्वेश्चन है ये किस तरह ट्रिकी तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ मीनिंग जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, हु वगैरह के मीनिंग क्लियर हो, क्योंकि बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या है, बच्चे लिखाते हैं कि क्यों है। मिसाल के तौर पे वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट,
तो आपको एक्सेप्ट का मतलब बताना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा रटे मसरूफ़ होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में क्या फ़र्क है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको तैयार करने होंगे। उसके अलावा आपको टारगेट करना होगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी करनी है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि चेकर को क्लैरिटी हो जाए कि आपने सब चीज़ें पूरी की हैं। मसलन अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं मान लें कोई अरेनियस कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा एसिड की और बेस की, ऊपर मैं पूरा लिखूंगा अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। फिर मैं उनकी डेफिनेशन से उनकी एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन भी लिखूंगा, फिर उसके साथ एक अरेनियस का एसिड का नाम भी लिखूंगा। ऐसे ही मैं बेस के लिए करूँगा। फिर जो बकिया रिएक्शंस हैं वो उन पे मैं अदर रिएक्शन की हेडिंग देके वो करूँगा। फिर लिमिटेशन की हेडिंग में बड़ी वाज़े करके लिखूँगा, लिमिटेशंस को 0.1, 0.2, 0.3 करके लिमिटेशंस लिखूँगा। यानी कि मैं क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करूँगा कि चेकर को चेक किए बगैर पता हो बच्चे ने क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी की है। वो ऐसा नहीं है कि वो बस उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया है बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से और लास्ट वर्ड तक छाप दिया है और चेकर भी फटाफट चेक कर रहा है तेज़ी में, और उसको लग रहा है कि आपने लिमिटेशन एक लिखी है, उसको लग रहा है आपने रिएक्शन थोड़े लिखी हैं, उसको लग रहा है कि रिएक्शन लिखी है लेकिन अरेनियस एसिड और बेस के नाम अलग से दिए। वरना कोई ऑब्जेक्शन बनाकर वो आपका एक आधा मार्क्स काट लेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसी रखनी है सेकंड एनुअल में कि हर चीज़ आप खोल के चेकर के सामने रखेंगे, हमने हर चीज़ पूरी की है। उसका काम सिर्फ इतना होगा, देखिए कि आपकी चीज़ रेलिवेंट है या नहीं और आपको मार्क्स लगा दे। क्लियर हो गया? तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है चेकिंग से मुतल्लिक तो लाजमी पूछें। और मैं इस टॉपिक को पूरे को कंक्लूड कर दूं तो कंक्लूजन ये है कि आप लोगों का ना चेकिंग सख्त है, वो बिल्कुल फर्स्ट एनुअल के मुताबिक होगी। दूसरा ये कि बच्चे फेल नहीं होते, उनके मार्क्स कम नहीं होते बल्कि मार्क्स मोस्टली बढ़ते हैं। तो आप अगर मेहनत करेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसके ज़रिए आप मेरी बाकी आने वाली वीडियोस भी देखेंगे, तो फिर लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।